डियर स्टूडेंट, सर्वप्रथम आदर्श परिवार आपका स्वागत करता है और ये वीडियो उन बालकों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो 10th के बाद 11th में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर 12th कर चुके हैं। इन दोनों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। सर्वप्रथम तो मैं जो अभी वर्तमान में आप लोग 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए आपको आदर्श परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। जो 29 और 30 को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो बीच में आपकी थोड़ी स्टडी डिस्टर्ब भी हुई है इस लॉकडाउन के कारण, इस क्लास रूटीन न होने के कारण, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखा होगा और निश्चिंत ही आप अच्छा स्कोर भी करेंगे इन एग्ज़ाम्स के अंदर। अब एग्ज़ाम देने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अमूमन ये इंतज़ार करते हैं कि 10th का रिज़ल्ट आएगा फिर सोचेंगे क्या करना है, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल गलत रास्ता है। हमें पहले से ही डिसाइड करना होगा कि करना क्या है, हमें हमारा रास्ता क्या है ये डिसाइड करना होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ एक पॉइंट देता हूँ जिससे आप रास्ता अपना चुन सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आप वर्तमान के अंदर अपनी साइकिल है, बाइक है, घर की इलेक्ट्रिसिटी है, इनके अंदर में किसी में भी कोई प्रॉब्लम आने के बाद खुद उसे ठीक करने के लिए इंटरेस्टेड हो, रुचि हो आपकी कि मैं खुद ही ठीक कर लूँ इन चीज़ों के अंदर, तो अवश्य ही आप लोग नॉन मेडिकल स्ट्रीम के अंदर आ सकते हैं और इसमें आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हम लोग किसी काम को बस इसलिए करें कि हमें उससे अर्निंग होगी। हमारी अंतरात्मा उस काम के साथ तब आएगी जब उस काम में हमारी रुचि होगी। ठीक है, या तो मरे हुए मन से काम करने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब होता है, और आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, उस हिसाब से ही आपको अपना भविष्य चुनना चाहिए। और आप में से ये भी हो सकता है कि कुछ एक बालक कभी हॉस्पिटल जाते हों और ये इस चीज़ से विचलित होते हों कि कितने लोग बीमार हैं, काश मैं इनकी मदद कर पाता। इस प्रकार के अगर आपके मनोभाव हैं तो आप वास्तव में एक अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं एक अच्छे डॉक्टर के रूप में। तो भी आपके लिए मेडिकल स्ट्रीम उपलब्ध है, आप मेडिकल लाइन में आ सकते हैं। ठीक है, 11वीं की एडमिशन की चर्चा कर रहा हूँ मैं, किसके अंदर आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आप में से बहुत से लोग गांवों से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता भाई बंधु खेती से, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हो सकता है आप उनकी समस्याओं से परिचित हों और आप उनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में सोचते हों। जैसे कि आप ये भी सोचते हो, आप ये सोच सकते हैं कि काश कोई ऐसे बीज हो जो कम पानी से भी अच्छी पैदावार दे सकें, ऐसे बीज हो जिन्हें कीट कम से कम नुकसान पहुंचाते हों। इस प्रकार की आपके विचार हैं तो आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम में आकर के इन कामों में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा आपको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसे ऐसे बीज को डेवलप कर सकें। जैसे वर्तमान मुझे एक घटना याद आ रही है, जैसे टिड्डियों का आतंक हो रहा है बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर का व्यक्ति इस पर कोई ऐसा शोध करे कि टिड्डियों को कैसे फसल से दूर रखा जाए। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उपाय बताता हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यदि हम लोग फसल के ऊपर पानी को गिरा करके, फसल को गीला करके थोड़ी थोड़ी रेत डाल दें तो टिड्डियाँ उसे नहीं खाएगी। तो देखो, एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट हुआ ना। ये कौन लोग करते हैं? जो एग्रीकल्चर में रुचि रखते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, एग्रीकल्चर की स्टडी की हुई है, वो लोग ही तो करेंगे ना। तो आप भी ऐसे काम कर सकते हैं अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। तो इसके लिए आपके सामने एग्रीकल्चर की स्ट्रीम बनी हुई है। तो ये मैंने कुछ एक रास्ते बताए हैं। इसके अलावा भी आपकी कुछ एक जिज्ञासाएँ हो सकती है, तो उनके भी रास्ते उपलब्ध अलग अलग हैं। मैं साइंस की चर्चा कर रहा हूँ तो साइंस में आपके पास 3 रास्ते मैंने आपको बताए हैं, एक तो मेडिकल स्ट्रीम का, एक नॉन मेडिकल का और एक एग्रीकल्चर का। तो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर क्लास 10th मतलब 10वीं के बाद आपको आना होगा 11वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप लोग, जैसे मैंने अभी एक आसान भाषा में 2-3 एग्जाम्पल दिए थे आपको कि हो सकता है आप रुचि रखते हो अपनी बाइक का कार्बोरेटर खुद ही सेट करने की, ठीक है, अपनी साइकिल को खुद ही रिपेयर करने की, घर की इलेक्ट्रिसिटी को खुद ही रिपेयर करने की, घर के टीवी को, फ्रिज को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जो भी आती है ऑपरेटर्स के अंदर, खुद आप
इच्छा है आपकी मन से कि मैं ठीक कर लूं, या कोई व्यक्ति उसे ठीक कर रहा है दुकानदार, तो आप उसे देख रहते हो कैसे ठीक कर रहा है, इसमें क्या कुछ ठीक कर रहा है, इस प्रकार की आपकी अगर मनोभाव हैं तो आप इस PCM स्ट्रीम में आ सकते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, आपको एक फिजिक्स पढ़नी होगी जिसकी मैं आपको आगे के लेक्चर में विस्तृत चर्चा करवाऊंगा, उसके टॉपिक्स भी समझाऊंगा। केमिस्ट्री पढ़नी होगी और मैथमेटिक्स पढ़नी होगी। इनके साथ साथ हिंदी इंग्लिश तो कॉमन होती है, वो आपको एग्रीकल्चर स्ट्रीम में भी पढ़नी पड़ेगी, मेडिकल स्ट्रीम में भी पढ़नी पड़ेगी और नॉन मेडिकल में भी पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों पढ़ने ही पड़ेंगे साथ साथ में। ओके, एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? एक तो एग्रीकल्चर नाम से होता है, इसमें क्या क्या होता है एग्रीकल्चर के अंदर, अभी मैंने चर्चा भी की थी थोड़ी सी। आप संकरित बीजों के क्या लाभ हैं, उनको आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए, किस फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, कौन सा जलवायु उपयुक्त है, इन सभी की स्टडी की जाती है इस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। इसमें केमिस्ट्री एग्रीकल्चर की थोड़ी सी भिन्न होती है, इनसे नॉन मेडिकल मेडिकल स्ट्रीम से थोड़ी भिन्न होती है, और बायोलॉजी भी इसी में होती है। लेकिन इस बायोलॉजी से मतलब जो आप PCB में पढ़ते हैं, मेडिकल स्ट्रीम में पढ़ते हैं, उससे थोड़ी अलग होती है। और PCB में मेडिकल के अंदर फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। ये तो एक मोटा रिव्यू रहा कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अगर आप 11th में आते हो साइंस स्ट्रीम के अंदर कहीं भी। आगे चलते हैं। देखिए, आप 11th में आए हो, इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो इन्हीं सब्जेक्ट को आप 12th में भी पढ़ोगे। 11th क्लियर करोगे, 12th क्लियर करोगे। अब जैसे आप 10th पास करने के बाद में एक चौराहे पर आकर के खड़े हो गए थे। चौराहा कैसा कि किधर को जाएं, कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स में जाएं, साइंस में जाएं, साइंस में कहाँ जाएं, ये एक समस्या आई थी। ऐसा ही आपके साथ क्लास 12 करने के बाद भी होने वाला है। कुछ एक इंतज़ार करेंगे कि 12वीं का रिजल्ट आ जाए, फिर सोचेंगे क्या करना है, वापस गलत रास्ते पर चल देंगे। आपका उद्देश्य तो पहले से ही निर्धारित है ना कि करना क्या है हमें। रिजल्ट आपको पता है कि कैसा आना है, ये तो हम लोगों को पता बाद में चलेगा कि कैसा आना है। आप तो पेपर दे के आए हो, आपको तो सब पता है कि इतने गाने हैं अपने, इतने अपने करके आए हैं। इसलिए अपना उद्देश्य पहले से निर्धारित कर लो, पेपर के रिजल्ट का इंतज़ार मत करो। तो अब आफ्टर क्लास 12th क्या क्या रास्ते निकलते हैं ये मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग मेडिकल लाइन से आ रहे हैं, बायोलॉजी लाइन से आ रहे हैं, PCB, तो आपके सामने सबसे बढ़िया ऑप्शन नीट का आता है, सबसे बढ़िया ऑप्शन। और भी ऑप्शन है, मैं आपको चुनिंदा ऑप्शनों की चर्चा करूंगा, सबसे बढ़िया ऑप्शन की। एम्स का एग्ज़ाम पहले तो अलग था, अब इसमें कंबाइंड हो चुका है एम्स का। एम्स आप सब नाम, इस नाम से आप परिचित हैं। एम्स एक इंस्टीट्यूट है जो आपको MBBS BDS की डिग्री देता है, और इंडिया का एम्स क्या है, इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है मेडिकल स्ट्रीम का। इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट मेडिकल स्ट्रीम का एम्स है। ओके, तो इसके अंदर एडमिशन नीट एक एग्ज़ाम है, उसके माध्यम से होंगे अब से। पहले इसके एग्ज़ाम अलग से होते थे, अब नीट एक एग्ज़ाम का नाम है। कौन करवाता है, कैसे, क्या कुछ है, इसका चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर आगे। लेकिन एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या क्या है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए जॉब देखिए क्या क्या है। एक तो है बैंक के अंदर लोन ऑफिसर। देखिए भाई, एग्रीकल्चर वालों के लोन ऑफिसर क्यों रखा जाता है? मेरे जैसे को पता ही नहीं है कि खेत के अंदर कौन से में फसल अच्छी होने वाली है, किस में ख़राब होने वाली है, कौन कितनी की आमदन कर रहा है, तो मैं लोन बांट के आ गया यदि, तो वो लोन रिकवर होगा, इसकी क्या गारंटी है? अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम का व्यक्ति है तो उसे पता है कि इस खेत में अच्छी पैदावार हो रही है और इसकी मिट्टी इस प्रकार की है, इसमें पानी की इतनी वैल्यू है, तो ये फसल हो सकती है, और ये व्यक्ति जो कर्ज ले रहा है बैंक से, ये चुकाने में सक्षम है, तो उसे कर्ज दिया जाएगा ताकि NPA की प्रॉब्लम न आए बैंकों के सामने। इसलिए बैंक इन लोगों को प्रेफरेंस करेंगे, किन लोगों को, एग्रीकल्चर वालों को। किस लिए? लोन ऑफिसर के लिए, में लोन बांटने वाले ऑफिसर के रूप में। डेयरी आप जानते हैं, दूध या उत्पाद जो होते हैं उनमें भी इनके लिए जॉब होती है एग्रीकल्चर वालों के लिए। और कृषि पर्यवेक्षक, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। मान लीजिए कहीं टिड्डी दल ने हमला किया और फसल बर्बाद हो गई, तो गवर्नमेंट उसका सर्वे करवाएगी। किससे? कौन लोग सर्वे करेंगे? वहाँ जा करके उसका मूल्यांकन करेंगे कि इतने % खराब हुई है, इतने % नहीं हुई है। कृषि पर्यवेक्षक ये लोग जाएंगे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जाएंगे।
ठीक है, और ये उसका मुआयना करेंगे और उसके बाद जो भी नुकसान हुआ है फसल को उसकी भरपाई करेगी सरकार। तो वहाँ भी इन ऑफिसर्स की ज़रूरत है, मुआयना करने वालों की, कृषि पर्यवेक्षक की, तो उसमें भी जॉब है एग्रीकल्चर वालों के लिए। और रिसर्च सेंटर में, जैसे अभी भी मैंने एक टिड्डी दल का उदाहरण दिया था आपको पता हो तो बीकानेर में एक टिड्डी विभाग होता था बहुत साल पहले टिड्डियाँ आती थी 20-25 साल पहले, टिड्डी विभाग अलग से था, उसके अंदर रिसर्च की जाती थी कि टिड्डियों में क्या प्रॉब्लम होती है, इनके अंदर लीवर होता है या नहीं होता है, ये कौन सा पचा सकती है कौन सा नहीं पचा सकती, ज़्यादा पौष्टिक पदार्थों का इनमें पाचन होता है, कम पौष्टिक का ये पाचन नहीं कर पाती, कम पौष्टिक खाती नहीं है, इसलिए आप फसल के ऊपर रेत डाल दो थोड़ी थोड़ी, तो रेत अंदर जाएगी तो डाइजेस्ट नहीं होगा और खाएगी नहीं फसल को। इस प्रकार के शोध कार्य किए जाते थे। अभी वर्तमान में ये कार्यालय बंद कर दिया क्योंकि टिड्डियों ने हमला बंद कर दिया था। अब उम्मीद है, मुझे लगता है इस प्रकार के हमले हो रहे हैं तो ये डिपार्टमेंट दोबारा से एक्टिव हो सकता है। तो इनमें भी आपके लिए यहाँ जॉब है, रिसर्च सेंटर, वो भी एक रिसर्च सेंटर ही है। और वर्तमान में रिसर्च सेंटर कौन से हैं, जैसे आपको पता है उन्नत खाद का निर्माण करना हुआ, उन्नत बीजों का निर्माण करना हुआ, ये सभी रिसर्च के काम है और इसके अंदर भी एग्रीकल्चर वाले ही रिसर्च करते हैं। ये एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर आपके लिए जॉब्स उपलब्ध हैं। ओके, अब मैथ वालों के लिए क्या क्या कुछ है, पीसीएम नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए क्या कुछ है। मोटे रूप में कहें, सबसे पहला नाम निकल के आता है जेईई का एग्ज़ाम जो आपको इंजीनियरिंग करवाता है, इसके माध्यम से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये मतलब एक ऐसा विभाग है जो आपको पढ़ाई करवाएगा और इसकी पढ़ाई के बाद आप क्या बनेंगे, इसकी पढ़ाई के बाद आप ऑफिसर बनेंगे। और ऑफिसर कौन कौन से विभाग में, डिफेंस में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, ये सभी डिपार्टमेंट जो है इनके ऑफिसर्स है, जो कम एज वाले ऑफिसर साहब जिनको देखते हैं वो एनडीए की ही देन है। और इसमें सिलेक्शन के लिए पीसीएम होनी अति आवश्यक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी है तो आप इसमें सिलेक्शन करवा सकते हैं और एक स्टडी होगी और उसके बाद में आप ऑफिसर रैंक के लिए चुने जा सकते हैं। इंडियन नेवी नाम से पता है आपको, इसमें भी पीसीएम वाले जा सकते हैं। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप वाई ग्रुप ये 2 ग्रुप होते हैं, दोनों के अंदर मैथ वाले जा सकते हैं और एक्स में केवल मैथ वाले जा सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले एक्स ग्रुप में जा सकते हैं। एक्स ग्रुप है क्या, मैं कम शब्दों में 1-2 लाइनों में आपके सामने एक्स ग्रुप के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए एक फाइटर जेट को बॉम्ब गिराने जाना है तो जो विंग कमांडर उसके अंदर बैठता है, जो उसको उड़ाता है, वो कहेगा कि इसमें बॉम्ब लोड कर दीजिए, मिसाइलें लोड कर दीजिए, तो कौन करेगा, हम जैसे लोग जाके नहीं कर सकते। वहाँ टेक्निकल व्यक्ति ये काम करेंगे और टेक्निकल व्यक्ति कौन से होते हैं, इस एक्स ग्रुप वाले होते हैं और ये उसके अंदर बॉम्ब या मिसाइलें लोड करते हैं। इस प्रकार की या इनकी जॉब होती है। वाई ग्रुप के अंदर नॉन टेक्निकल होते हैं, जैसे मान लीजिए किधर से किधर माल कितना जा रहा है, कोई डाटा रखना है, कंप्यूटर का काम करना है, जो भी है नॉन टेक्निकल काम, जिससे मतलब उनकी मिसाइलों बॉम्ब विमान की एरर से संबंधित कोई काम नहीं होंगे, वो काम करते हैं ये लोग वाई ग्रुप वाले। वैसे तो वाई ग्रुप की जॉब इसमें आरामदायक होती है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रुतबे की जॉब जो है एक्स ग्रुप की मानता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप एक्स ग्रुप के अंदर सिलेक्टेड हैं, आप एयरमैन कहलाते हैं और आपने किसी भी प्लेन के अंदर बॉम्ब को फिट किया है और उस बॉम्ब से आतंकी कैंप उड़ता है, तो आपको एक गर्व की अनुभूति होगी कि मैंने जो बॉम्ब फिट किया था उससे आतंकी कैंपों का तबाया हुआ है ना। तो इस प्रकार की एक गर्व की जॉब है एक। जैसे आपको पता भी होगा कि ये देश सेवा के भाव से किए जाने वाले कार्य होते हैं। जो कॉमर्शियल प्लेन होते हैं उनके अंदर पायलट की सैलरी वैसे ज़्यादा होती है, फाइटर जेट उड़ाने वालों की सैलरी कम होती है, लेकिन फिर भी फाइटर जेट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि वो एक देश सेवा के भाव से किया जाता काम है। जबकि फाइटर प्लेन को उड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। कंपैरिजन किससे किया जाए, यदि कॉमर्शियल प्लेन से कंपैरिजन किया जाए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप मारुति 800 चलाते हो, ठीक है, और एक ऑडी चलाते हो, इतना डिफरेंस है एक तो यात्री विमान को चलाने में और फाइटर प्लेन को चलाने में। अब देख सकते हैं कितना अंतर है इनमें। चलिए आगे चर्चा करते हैं थोड़ी और। अब मैंने अभी आपके सामने 3 बातें बताई थी, मेडिकल, नॉन मेडिकल और एग्रीकल्चर। इनके अंदर बताया आपको क्या क्या जॉब्स मिल सकती है, ठीक है, और इनमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं। अब मैं इनकी थोड़ी विस्तार से चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम मैं शुरू करने वाला हूँ मेडिकल के लिए, मतलब जो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं, मेडिकल वाले। ये क्लास 12 के बाद में एक एजेंसी है एनटीए, नाम क्या है इसका, फुल फॉर्म क्या है,
नेशनल टेस्ट एजेंसी एक ऐसा विभाग है, एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम है टेस्ट करवाना, ठीक है। तो ये टेस्ट करवाती है, कौन सा टेस्ट करवाती है? नीट नाम का एक टेस्ट करवाती है। नीट का फुल फॉर्म क्या देख लीजिए आप, नेशनल एलिजिबिलिटी कैम एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट करवाती है। और इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है इसका पर्पज क्या है? इस टेस्ट का पर्पज है आपको डॉक्टर बनाना। इसका एक उद्देश्य है आपको डॉक्टर बनाना, ठीक है। और इस टेस्ट के आधार पर, इसमें आने वाली रैंक के आधार पर जो टॉपेस्ट स्टूडेंट होते हैं, टॉप रैंक के छात्र होते हैं, उनको उठा लेगा एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विभाग इनको उठा लेगा, ठीक है। और ये अभी 1205 सीटें हैं इसके अंदर, जो कि आप देख रहे हो कम सीटें हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे भाई? बाकी अदर डिपार्टमेंट में जाएंगे, कुछ और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले लेंगे नीट के सिलेक्शन के बाद में, कुछ प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे और यहाँ से डॉक्टर बन के आएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस रहेगा, आप डॉक्टर बन सकते हैं। मोटे रूप में कहें तो 1 सवा लाख लोग MBBS करते हैं प्रत्येक साल, ठीक है। टोटल मिलाकर के प्राइवेट गवर्नमेंट एम्स को मिलाकर के 1 सवा लाख लोग डॉक्टर बनते हैं, तो उनमें आप भी हो सकते हैं इस नीट के एग्ज़ाम के माध्यम से। अब नीट में क्या कुछ आता है, उसकी तैयारी कैसे की जाए, उसकी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो चलो पहले चर्चा कर लेते हैं। तो नीट की चर्चा करने से पहले मैं नॉन मेडिकल वालों के लिए बता दूं कि किस प्रकार का टेस्ट उपलब्ध है। नॉन मेडिकल जो क्लास 12 में पास करने के बाद में, उनके लिए भी NTA क्या था? नेशनल टेस्ट एजेंसी है, एक विभाग है, वो ऑर्गेनाइज करवाता है JEE नाम से एग्ज़ाम। JEE नाम से एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाता है। इस एग्ज़ाम के 2 पार्ट हैं, एक तो एडवांस और एक मेन एग्ज़ाम पहले होता है, मेन एग्ज़ाम पहले होता है। और इस मेन एग्ज़ाम के माध्यम से जो इंस्टीट्यूट है NIT, ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है एक इंस्टीट्यूट। इसका काम क्या है? सीधी सी बात है, आपको इंजीनियर बनाना इसका काम है। सीधी सी बात बताऊं तो, मैं साफ शब्दों में बात बताऊं तो, ये कहाँ से बच्चों को लेता है, एडमिशन कहाँ से होता है? जो मेन की रैंक होती है, उस रैंक के आधार पर ही इसमें एडमिशन लिए जाते हैं। मेन एग्ज़ाम आपने दिया है, उसकी रैंकिंग जो आई है आपकी, उसके आधार पर ही नीट स्टूडेंट को चयन करेगा। एक विभाग और है IIIT, आपने नाम अवश्य सुने होंगे ये वाले। ये क्या है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT सेक्टर बोल देते हैं जिसको अपने, उसके लिए ये ज़्यादा प्रचलित है। इसमें भी एडमिशन इस मेन एग्ज़ाम के माध्यम से ही होना है। आपका JEE का एग्ज़ाम होगा, इसका पहला पार्ट जो है मेन, उसके माध्यम से ही आपका IIIT में सिलेक्शन होना है। IIIT क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक विभाग है जिसमें मेन एग्ज़ाम के माध्यम से आपका एडमिशन होता है। इनमें से सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो है IIT। इसमें एडमिशन कैसे होता है? मेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले 2,20,000 छात्र इस एग्ज़ाम में बैठने लायक होते हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है JEE एग्ज़ाम का, एडवांस नाम से, इसमें बैठने लायक होते हैं।
और ये एग्ज़ाम केवल और केवल ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है 2 स्टेप में, 2 पारी में एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है। इसके सिलेबस का कोई अता पता नहीं है, ये कहना ही ठीक रहेगा, ठीक है। कैसे भी इस पर सिलेबस आ सकता है, लेकिन आएगा अपने उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से ही आना है सिलेबस तो इसका, ठीक है। इसके सिलेबस का कुछ आधार है, इसकी चर्चा मैं करूँ अभी सिलेबस की, तो आप समझ चुके होंगे कि इसके माध्यम से आप लोग एडवांस के क्वालिफाई करने, एडवांस में अब बैठे तो इतने बालक हैं, अब इसमें से कितने आईआईटी इंस्टीट्यूट लेगा, लगभग मोटे रूप में कहें तो 10-12 हज़ार छात्र ही इसके लिए क्वालिफाई होंगे आईआईटी के लिए। ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक विभाग है, इसके बहुत से कॉलेजेस हैं, ठीक है। अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग कॉलेज बढ़िया है, ठीक है। इसमें एडमिशन होता है 10-12 हज़ार छात्रों का। बाकी के छात्र क्या होते हैं? नीट, IIIT में या अन्य गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। टॉपेस्ट जो रैंक वाले छात्र होते हैं वो आईआईटी में चले जाते हैं। आगे अब बात आती है आईआईटी के सिलेबस की। आईआईटी का जो मेन एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है? ये पुराना पैटर्न है अभी, हाँ ये ठीक है, नया पैटर्न ही है, ये पुराना नहीं। ये जो पैटर्न है इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन इसमें से इंडिविजुअल टाइप के होते हैं, मतलब जिनका आपको ऑप्शन नहीं दिया गया होता, सीधा आंसर लिखना होता है आपको कि ये आंसर है जी इसका, ठीक है। और 20 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, वो होते हैं फिजिक्स में से आते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा आप कि फिजिक्स जो है इसमें क्लास 11 का अच्छा महत्व होता है। 11th क्लास के अंदर से इस 25 क्वेश्चन में से मान लीजिए लगभग 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं अपने को, और पीछे जो क्लास 12th बचती है, क्लास 12th बचती है, इसमें से 10 से 1 क्वेश्चन ही मिलते हैं, ओके। ये रहता है इसके अंदर फिजिक्स का पार्टीशन। ऐसा ही केमिस्ट्री में होता है, इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और 100 अंक के होते हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं, किसमें भाई? मैथ के, और इसके भी कितने अंक होते हैं? 100 अंक आते हैं। सभी का अंक बाहर क्या रहता है? एक जैसा रहता है। और इनकी आप तैयारी करके एक स्पेशल गाइड लेकर के, आपको कोई समस्या आती है तैयारी करने संबंधित, कहाँ से करें, कैसे करें, तो जो आदेश की एक काउंसलिंग सेल है वो आपकी इस बारे में मदद करती है। और काउंसलिंग सेल का मूल काम तो ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, कॉलेज चुनने में मदद करती है कि आपको कौन सा कॉलेज किस कोर्सेज के लिए चुनना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो नीट का सिलेबस है वो रह गया है, वो मैं आपको समझा दूं। नीट के सिलेबस में क्या कुछ आता है तो जो नीट का सिलेबस है उसमें क्या है? नीट के सिलेबस के अंदर ज़्यादा महत्व बायोलॉजी का होता है, ज़्यादा महत्व बायोलॉजी का होता है, क्योंकि देखिए कितने क्वेश्चन बायोलॉजी में से आ जाते हैं, 90 क्वेश्चन। बायोलॉजी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कोई हो नहीं सकती। एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनसे बेस्ट कोई बुक नहीं हो सकती, इनसे तैयारी कीजिए, बायोलॉजी की बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स में भी 45 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिजिक्स में देखिए 45 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं 11th के, लगभग कहूँ तो 25 क्वेश्चन, और क्लास 12th के लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में से। एक बात और देखिए, जो बायो स्ट्रीम के बालक होते हैं और नीट की तैयारी करते हैं उनमें से अधिकतर बालक बायो और केमिस्ट्री तो पढ़ते रहते हैं, और ज़्यादातर बालक इनके अंदर लगभग कहें तो बराबर स्कोर में आते हैं। लेकिन जो फिजिक्स में स्कोर कर जाता है, क्योंकि बायोलॉजी वाले छात्र फिजिक्स छोड़ के चलते हैं लगभग, मैंने देखा है जितना, अगर कोई फिजिक्स के अंदर स्कोर कर जाता है तो उसका सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको 11th में एडमिशन लेने के साथ ही इन जिनके अंदर हम लोग पीछे हैं, बायोलॉजी वाले पीछे रह जाते हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दे के चलना है ताकि उनमें पीछे नहीं रहें, हम उनके अंदर आगे निकलने का प्रयत्न करें, ठीक है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आपको अपना रास्ता चुनने में, अपने आपका लक्ष्य चुनने में मदद करेगी। ओके, धन्यवाद।